मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसके सभी आंसर्स को एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। पढ़ पा रहे होंगे आप। 5 पार्ट थे इसके, 2 तो हमने कर दिए थे और 3 आपको दे दिए थे। ए और सी हमने कर दिया था, बी डी और ई आपको दिया गया था। तो आप एक बार अपना आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा, आपने किया है वो सही है या फिर वो सही नहीं है। तो हम पहले सेकंड कर रहे हैं बी। बी में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं लिथियम, बेरिलियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। चेक करिएगा, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। हम यहां लिख लेते हैं बी। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम। इन एलिमेंट्स को यहां चेक करें तो लिथियम यहां पर है, बेरिलियम एक ही पीरियड के हैं दोनों, सोडियम एंड मैग्नीशियम। ये रिलेशन वैसा ही है जैसे पहले क्वेश्चन का था। आगे जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, नीचे जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। इधर डिक्रीज, नीचे इंक्रीज। तो हमें सबसे स्मॉलर साइज चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, सबसे छोटा एटॉमिक साइज। तो नीचे आने पर तो इंक्रीज होता है, तो स्मॉलर ऊपर है, ऊपर वाले दोनों स्मॉलर हैं। दोनों में से कौन स्मॉलर है? आगे जाने पर स्मॉल होता है बेरिलियम। बेरिलियम सबसे छोटा है, उसके बाद लिथियम। अब नीचे दोनों बड़े एटम हैं दोनों से, लेकिन आगे जाने पर छोटा होता है, तो मैग्नीशियम और फिर सोडियम। ये आंसर था आपके क्वेश्चन के बी पार्ट का। मैच करते रहिएगा, गलत हो तो करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट डी पर है अब हम। डी में है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आर्गन। ये भी देखते हैं। ऑक्सीजन ये रहा, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है और आर्गन भी है। आगे जाने पर डिक्रीज होता है, नीचे जाने पर इंक्रीज होता है। तो ऊपर वालों का छोटा साइज है, उन दोनों में से स्मॉल साइज है फ्लोरीन का। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद अब यहां है। आगे जाने पर डिक्रीज होता है, लेकिन इनर्ट गैसेस के लिए वॉन डेर वाल मेजर करते हैं तो इंक्रीज ही होता है। फिर Cl एंड देन आर्गन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आर्गन। नेक्स्ट पर आते हैं ई। क्वेश्चन है O नेगेटिव एंड ट्रिपल नेगेटिव, S डबल नेगेटिव, F नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स, ये तो आयनिक स्पेसीज हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 आ गए तो 10। नाइट्रोजन का 7, 3 आए तो 10। सल्फर का 16, 2 आए तो 18। फ्लोरीन का 9, 1 आया तो 10। ध्यान से देखिएगा, इसमें ये और ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ये डिफरेंट है, इसमें 3 सेल हैं। तो सबसे बड़ा साइज तो S डबल नेगेटिव का है, क्योंकि 3 सेल हैं। बाकी 2 सेल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसे देखते हैं। बड़ा साइज उसका होगा जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में। सबसे कम नेगेटिव, सबसे स्मॉलर, तो F नेगेटिव, देन O डबल नेगेटिव, देन N ट्रिपल नेगेटिव। लेकिन S नेगेटिव का, डबल नेगेटिव का सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें तो 3 सेल आ गई है। तो ये है आपके E, क्वेश्चन नंबर E का आंसर। मैंने 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम
ये एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज था, पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट कंप्लीट हुई, देख लीजिएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कितनी थी, चेक करिए स्क्रीन पर। ये है आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ये कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड पर हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब ये खत्म होगी फिर थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी और यूनिट खत्म। तो हम चल रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर, सेकंड वन। टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों वर्ड लिख लीजिएगा। एंथैल्पी आप प्रॉपर अभी नहीं समझते तो एनर्जी ही लिख लीजिएगा या दोनों लिख लीजिएगा। अब समझिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी हम एक बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम में निकाल चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, फिर भी समझिएगा। हमारे पास एक एटम है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन है। हमने इसे इतनी एनर्जी प्रोवाइड करी कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के रीजन को छोड़कर बाहर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन। तो जो मिनिमम एनर्जी इसे दी गई उसी को बुलाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। कंडीशन यहां है, ये एटम आइसोलेटेड हो, गैसियस स्टेट में हो। आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो गैस स्टेट में हो। आइसोलेटेड मतलब अकेला हो और गैस स्टेट में हो, समझिएगा। तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब डेफिनेशन समझिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, समझना पहले, लिखना मत अभी। minimum amount of energy which is required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom। लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं, इसके नीचे डेफिनेशन आपको अपने आप लिखनी है। द मिनिमम, वर्ड्स पर ध्यान दें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy which is required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom। isolated gaseous atom, अगर डेफिनेशन लिख ली है आपने तो एक्सप्रेशन ये ड्रॉ जरूर कर लेना, या पहले कर लेना, बाद में डेफिनेशन लिखना, ये ड्रॉ जरूर हो। हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। एम एक एटम है, अकेला है, गैस स्टेट में है। हमने इसे दी IE, मतलब इसे आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करी, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये वाला। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये बचेगा पॉजिटिव गैसियस स्टेट। इस रिएक्शन से आप आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, या इस डायग्राम से आप आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है, हेडिंग डाल लीजिएगा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। मैं डाल लेता हूं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। इसका मतलब है एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। मतलब द आयोनाइजेशन, मैं लिख देता हूं, मेरे साथ ही लिख लें। द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज या एनर्जीज आप यूज कर सकते हैं। एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, etc. electrons from an isolated, condition वही, isolated
gaseous atom are called successive ionization enthalpies. The ionization enthalpies required to remove first, second, third, etc. electrons from an isolated gaseous atom are called successive ionization enthalpies. मतलब एक के बाद एक, मतलब कैसे? ये एक एटम है, गैसियस स्टेट में है, हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये गैसियस ही था, अब M पॉजिटिव बच गया, हमने इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। तो M डबल पॉजिटिव हो जाएगा। अब M डबल पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो देनी पड़ेगी आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, तो M ट्रिपल पॉजिटिव एंड सो ऑन, आगे भी हो सकते हैं। तो इन्हें बुलाते हैं हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 2, 3 एटसेट्रा। अब क्वेश्चन है, हम एंथैल्पी भी बुला रहे हैं और एनर्जी भी। आयोनाइजेशन एनर्जी आई आप लिख सकते हैं, या एंथैल्पी भी आई, सिंपल शॉर्ट फॉर्म यही बनेगी, लेकिन इसका एक प्रॉपर सिंबल होता है। एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से, ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे। चूंकि ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी है तो यहां आई लगा देते हैं। आई मींस आयोनाइजेशन, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने फर्स्ट लिखा तो आप यहां लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, डेल्टा एच बीच में आई और यहां थर्ड, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड। तो कुछ बुक्स में ये भी सिंबल आपको दिखाई देंगे, हम ये सिंपल आई लेते हैं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तब एंथैल्पी आएगी थर्मोडायनेमिक्स में, तो आप डेल्टा एच का सिंबल भी सीख जाओगे। तो तब तक के लिए हम आई ई लिख लेते हैं। अब तीनों का कोरिलेट करते हैं, भैया कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी। एक न्यूट्रल एटम में से अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो जो एनर्जी देनी पड़ती है, एक सर्टेन अमाउंट आपको एनर्जी देनी पड़ी। एनर्जी देने के बाद वो सिंगल पॉजिटिव हो गया, सिंगल पॉजिटिव हो गया तो साइज छोटा हो गया और पॉजिटिव भी हो गया। अब चाहते हैं आप पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालें, भाई पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये तो अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को लूज क्यों करेगा। तो इसे अब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कंपैरेटिवली टू फर्स्ट ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं कहीं ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मान लो इसने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये 2 पॉजिटिव हो गया, बहुत छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन और अंदर चला गया। अब आप चाहते हैं तीसरा इलेक्ट्रॉन में निकालें, अब ये तो 2 पॉजिटिव है, ये तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, रिमूव नहीं करेगा। तो आपको इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से कहीं ज्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, और आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से कहीं ज्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो क्या बना, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कम है, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड उससे कहीं ज्यादा है, और आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड तो उससे भी कहीं ज्यादा है। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का ऑर्डर ये है। फोर्थ होती तो इससे भी ज्यादा होती, समझना, मैंने 1 2 3 लिख दिया, फर्स्ट सेकंड भी आप लिख सकते हो। तो ये था आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। आगे बढ़ते हैं। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज के बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब किन किन फैक्टर्स पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स अवेलेबल हैं। मतलब जिनके बढ़ने या जिनके घटने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर इफेक्ट होता है, वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है।
समझिएगा, इन्हीं फैक्टर्स पर वेरिएशन डिपेंड करेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, कि पीरियड में आगे जाने पर या ग्रुप में नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से वेरी करेगी। पहला फैक्टर है एक तरह से न्यूक्लियर चार्ज। समझ लें इसे। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस, लिखे ना, मैं लिखवाऊंगा, लिखने तभी लिखना स्टार्ट करें। पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस पर है। होता क्या है, एटम का ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, ये शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन शो करता है ताकि ये दूर ना चले जाएं। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो ये अट्रैक्शन भी ज्यादा है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ये अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होगा, और क्लोज होगा तो फिर हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सीधे सीधे समझें, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ेगी। मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट मतलब ज्यादा एनर्जी की उसे रिक्वायरमेंट होगी बाहर निकालने के लिए। तो ये पहला फैक्टर है आपका न्यूक्लियर चार्ज, जिस पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड कर रही है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ी, अदरवाइज न्यूक्लियर चार्ज कम है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम है। ये अकेला कोई फैक्टर नहीं है, अभी और भी फैक्टर्स हैं। दूसरे फैक्टर पर आते हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिखने के लिए मैं बाद में बताऊंगा। सेकंड है एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज आप बुला सकते हैं। आपसे पूछा जाए दो एटम दिए जाएं, भाई एक एटम ये है, इसमें दो शेल हैं, इलेक्ट्रॉन यहां है। एक एटम ये है, इसमें 1 2 3 4 शेल है, इलेक्ट्रॉन यहां है। इसे भी एनर्जी दी हमने बाहर निकालने के लिए, इसे भी एनर्जी दी हमने बाहर निकालने के लिए। तो बताओ इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसे देनी पड़ेगी, मतलब कौन सा बहुत डिफिकल्टी से बाहर निकलेगा और कौन सा आसानी से बाहर निकलेगा। तो सीधी सी बात है, जिसमें ज्यादा शेल है मतलब एटॉमिक साइज बड़ा है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन कम है। कम है मतलब न्यूक्लियस की पहुंच से दूर है इलेक्ट्रॉन, दूर है, अट्रैक्शन कम है, तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे ये बाहर निकल जाएगा। और ये पास में है, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, इसे ज्यादा एनर्जी देनी होगी। ज्यादा एनर्जी दोगे तो ही ये रिलीज बाहर निकलेगा, कम एनर्जी दोगे तो बाहर नहीं निकलेगा। तो ज्यादा एनर्जी यानी कि एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। एटॉमिक साइज बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, या आप रिवर्स भी बोल सकते हो, जैसे जैसे एटॉमिक साइज छोटा होता चला जाएगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे भी सेंटेंस में आप बुला सकते हो। थर्ड फैक्टर की तरफ चलते हैं। थर्ड फैक्टर है ये शील्डिंग इफेक्ट, या इसे बुलाते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसमें क्या है, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट ये कहता है अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम है
जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर, क्योंकि इक्वल चार्जेस हैं। तो ये पहला शेल, ये शेल, मान लो यहां आउटर शेल है, तो बीच वाले सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके लिए रिपल्सन का काम करेंगे, इसे रिपेल करेंगे। यानी कि हर शेल एक स्क्रीन की तरह काम करेगा और न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन मतलब अट्रैक्शन कम कर देगा, क्योंकि बीच में रिपल्सन है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, मोटा मोटा समझिएगा शील्डिंग इफेक्ट को, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्सन का नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये रिपल्सन अगर बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो दूर जाएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भाई कम हो जाएगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकेंगे। तो जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, तो उतनी ही आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो जितनी ये शेल मतलब स्क्रीन का काम करते हैं, इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका नाम पड़ा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट मतलब है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन जितना ज्यादा होगा उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है एक और इफेक्ट है, इसे बुलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा मान लीजिए। कुछ एलिमेंट्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हाफ फिल्ड होता है, या कुछ का जो होता है वो फुली फील्ड होता है। फुली फील्ड हो या हाफ फील्ड हो, ये स्टेबल होते हैं और ये सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा था। जिनका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो या जिनका कॉन्फ़िगरेशन फुली फील्ड हो वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो स्टेबल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मतलब जितना देखने से लगता है इनके साइज और न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से कि इन्हें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उससे कहीं ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। मतलब जिनका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुली फील्ड है उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। दोनों को कंपेयर करूं तो फुली फील्ड की बहुत हाई होती है। इनर्ट गैसेस फुली फील्ड रखते हैं, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है, उनसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता, वो पॉजिटिव आयंस नहीं बनाते। तो जिनका कॉन्फ़िगरेशन हाफ या फुली फील्ड होता है उसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बुलाते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना एक डिफिकल्ट होता है, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो मेनली वर्क करेंगे। अब आप लिखने का तरीका भी देख लीजिए। वही हेडिंग है, फैक्टर्स गवर्निंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी और द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट देखिएगा न्यूक्लियर चार्ज। हमने आपको बताया था न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। यहां से आपको लिखना है द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। यहां तक आपको ये अंडरलाइन कर लेना है। ये वर्ड सबसे ज्यादा जरूरी है, रीजन आप खुद सोच सकते हैं, लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो। वैसे यहां तो लिखा हुआ है तो लिख भी लें। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट with increase in nuclear charge the electron of the outer shell are more firmly held by the nucleus। मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली जुड़े होंगे and thus greater energy is required to pull out the electron from the atom। तो फिर
ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को शेल से बाहर निकालने के लिए, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो वही तो बोला, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, सीधा सीधा सा था। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड आपको पढ़ाया गया था एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। आपको कहा गया था कि अगर छोटा एटम है और एक बड़ा एटम है, छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। कारण है न्यूक्लियस इसे ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, बाहर निकलेगा। ये दूर है, ये आसानी से बाहर निकल आएगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। इसकी कम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी ज्यादा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। बस यही सेंटेंस रिक्वायर्ड है आपको। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। समझ लें। As the distance of the outer electron from the nucleus increases with increase in atomic radius, भाई जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच, मतलब रेडियस बढ़ेगी और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगे। और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो एटॉमिक साइज छोटा तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, एटॉमिक साइज बड़ा तो कम एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। दूसरा फैक्टर ये था, यही एक्सप्लेन किया गया। अब हम थर्ड फैक्टर पर हैं। थर्ड है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये बस मेन लाइन्स ही लिखी हैं, इस पूरे को ही अंडरलाइन करेंगे आप। एज द शील्डिंग और द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। जैसे जैसे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्सन को स्क्रीनिंग इफेक्ट बुलाते हैं। तो ये रिपल्सन बढ़ेगा, ये देख लीजिएगा। इन सेल्स में अगर इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाएगा। तो एज द शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन बढ़ेगा, तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां रखता है तो वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। If an atom contains exactly half filled or fully filled orbitals, अगर किसी एटम के पास आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है, then such an arrangement has extra stability. तो इस अरेंजमेंट के पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, it is extra stable. Therefore, the removal of an electron from such an atom requires more energy than expected. अब ज्यादा स्टेबल है तो उसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। कितनी ज्यादा भाई? जितना देखने से लगता है कि कम होगी लेकिन एक्चुअल में ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है। तो ये फैक्टर्स थे, चार मेन फैक्टर हैं। पहला न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड एटॉमिक साइज, थर्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड द फोर्थ वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने चारों को एक्सप्लेन भी कर दिया, मैंने चारों को लिखने का तरीका भी बता दिया। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। आगे का जो टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वो है वेरिएशन। वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन दो तरह से पढ़ेंगे, पहले पीरियड में वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, और दूसरा पढ़ेंगे वेरिएशन विद इन अ ग्रुप। जैसे कि एटॉमिक साइज का पढ़ा कि पीरियड में आगे जाने पर कैसे चेंज होता है एटॉमिक साइज, और ग्रुप में नीचे जाने पर कैसे चेंज होता है, वैसे ही पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। देख लीजिएगा एक बार टेबुलर फॉर्म, टेबल पीरियोडिक टेबल को देख लीजिएगा।
टेबल आप देख पा रहे हैं, तो ये पीरियड है ऐसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। वैसे ही सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, वैसे ही ये पूरा पीरियड है। तो पीरियड में आगे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करेगी ये पढ़ना है, फिर ग्रुप में नीचे आने पर कैसे वेरी करेगी, तो ये चीजें यहां स्टडी करनी है। तो पहले हम पीरियड का पढ़ेंगे, ऐसे आगे जाने पर फिर हम ग्रुप का पढ़ेंगे। ये स्टडी आपको जनरल आइडिया प्रोवाइड करेगी, जैसे कि एटॉमिक साइज का किया। एक्यूरेट आइडिया तो एलिमेंट टू एलिमेंट पढ़ने पर होता है कि एक एक एलिमेंट को स्टडी किया जाए। वो आप ब्लॉक्स जब पढ़ोगे, चैप्टर भी दिए हैं ब्लॉक्स के, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक चैप्टर के नाम है, तो आप वो स्टडी करोगे। तो अभी हम जनरल आइडिया लेते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में जाने पर आगे क्या होता है। वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, पहला टॉपिक यही है, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। तो पीरियड में आगे जाने पर क्या होगा, पहले चेक करते हैं, एलिमेंट्स को देख लेते हैं। पहला एलिमेंट लिथियम, हम सेकेंड पीरियड लिख रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये है एक पीरियड, सेकेंड पीरियड नाम है ये, पीरियडिक टेबल का सेकेंड पीरियड। हमें पढ़ना क्या है ये देखिएगा, हमें पढ़ना है पीरियड में आगे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करती है, तो ये देखना होगा। लिथियम पहले एटॉमिक साइज के हिसाब से देखते हैं, आगे जाने पर एटॉमिक साइज कम होता है। एटॉमिक साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाएगी। आईएनसी लिखा, इंक्रीज लिख लेना आप पूरा। तो किसी भी पीरियड में जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाती है। दो रीजन है। पहला, आगे जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। दूसरा, आगे जाने पर एटॉमिक साइज कम होता है, एटॉमिक साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। तो दोनों ही फैक्टर ये सपोर्ट में है कि आगे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। यानी कि अगर मैं एलिमेंट्स को लिखूं फिर से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हमने एलिमेंट्स लिख दिए। यहां पर कुछ समस्याएं भी हैं। नियॉन का साइज बड़ा था लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा ही है। बड़ा था लेकिन वैन डर वाल रेडियस मेजर कर रहे थे, इस वजह से बड़ा था। फिर भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, उसके तो कारण कई सारे हैं। न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है। दूसरा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो नॉर्मल है। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ये ऑर्डर ये है। मैंने दो छोड़ दिए, एक बेरिलियम और बोरॉन, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इस पीरियड में ये दो एक्सेप्शंस हैं। ज्यादा बोरॉन का होना चाहिए थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बेरिलियम की। ज्यादा ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी, है नाइट्रोजन की। दोनों के अपने अपने कारण हैं। और यही नहीं, इस पीरियड के नीचे जो नाइट्रोजन और के नीचे फास्फोरस आएगा, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, उन दोनों में भी यही एक्सेप्शन होगा। नीचे चागो वही मिलता जाएगा। तो पहले पीरियड को पढ़ लें, पहले जनरल ट्रेंड की बात कर लें कि आगे जाने पर एटॉमिक साइज कम होता है जिससे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। फिर हम इन एक्सेप्शंस की बात करते हैं। तो नीचे हम लिख लेते हैं, सेंटेंस आपको बता देते हैं या हमारे साथ लिख लीजिएगा। हम बोल रहे हैं, शुरुआत करेंगे आप, इन जनरल, ये क्लियर हो, ये वर्ड लिखा हो। जनरल मतलब हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे, हम सिंपल बात कर रहे हैं। इन जनरल, एज वी मूव
from left to right in a period ionization enthalpy increases. आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, सीधा सीधा है, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पीरियड में जैसे जैसे आगे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है लेफ्ट टू राइट। कारण यहां देना होगा, रीजन क्या है, रीजन। तो एक्सप्लेनेशन यहां हेडिंग डाल लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, जब हम पीरियड में मूव करते हैं आगे की तरफ, ये मैं बोलूंगा आप लिखना, जब हम पीरियड में आगे की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज छोटा होता चला जाता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होगा तो न्यूक्लियस उससे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ज्यादा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा। एक्सप्लेनेशन में अब आप लिख रहे हैं, ध्यान देना। मैं लिखूंगा तो नीचे चला जाएगा, ये पॉइंट यहां से हट जाएगा, तो आप लिखिएगा। एक्सप्लेनेशन में लिखिएगा, मैं बोलूंगा एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, पहले की तरह ही है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड the nuclear charge increases, nuclear charge increase होगा, the nuclear charge increases and the atomic radius decreases. The atomic radius decreases. As a result, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में है जिसे निकालना है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर एंड मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। मोर एंड मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, consequently more and more energy is required to remove the electron. Hence ionization enthalpy keep on increasing. Hence ionization enthalpies keep on increasing. ब्रैकेट में इंडिकेट करना, however some exceptions are there, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे ही है। तो ये एक्सप्लेनेशन लिख ली होगी। अब हम इन एक्सेप्शंस की बात करेंगे। अब समझना, अब थोड़ा मुश्किल सा टॉपिक लगेगा आपको, तो ये लिखने के बाद हम एक्सेप्शंस की बात करेंगे। सेंटेंस वैसे तो छुटे नहीं होंगे, छूट गए तो फिर पीछे करके देख लेना एक बार वीडियो को। तो हम इन एक्सेप्शंस की बात कर लें। अब पहला एक्सेप्शन बेरिलियम एंड बोरोन, दूसरा एक्सेप्शन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि बोरोन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, बोरोन का एटॉमिक साइज भी छोटा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहां बेरिलियम की ज्यादा है। तो उसके पीछे एक रीजन है, रीजन पर को देखते हैं। देखिएगा, हमने हेडिंग ही डाली है बेरिलियम एंड बोरोन, आप देख पा रहे हैं। ऑल्दो द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बोरोन इज मोर देन बेरिलियम, सही बात है भाई, बोरोन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, yet the ionization enthalpy boron is lower than that of beryllium. इसके बावजूद भी बोरोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम है, जबकि ज्यादा होनी चाहिए थी।
कारण समझने की कोशिश करते हैं। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2, s ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड है तो स्टेबल है। बोरॉन देखते हैं 1s2 2s2 2p1, ये हाफ फिल्ड नहीं है ना ये फुली फिल्ड है, तो स्टेबल ये कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और स्टेबल हमने फैक्टर में पढ़ा था, लास्ट फैक्टर जो था वो कॉन्फ़िगरेशन था कि अगर कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल आधे भरे हुए हों या पूरे भरे हुए हों तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फुली फिल्ड है, इसलिए बेरिलियम की एनर्जी बोरोन से ज्यादा है। देखिएगा, दिस इज बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम विच रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो आंसर केवल फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेरिलियम का, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज्यादा हो जाती है, न्यूक्लियर चार्ज होने के बावजूद भी। आगे बढ़ते हैं, दूसरे एक्सेप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा आप देखेंगे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हेडिंग क्या डालेंगे? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा ऑक्सीजन का है, स्मॉल एटॉमिक साइज भी ऑक्सीजन का है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ज्यादा नाइट्रोजन की है। कारण वही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फिर ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसी वजह से नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है। चेक करते हैं हाफ फिल्ड है या नहीं है। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2p3। p सबसेल है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबसेल आधा भरा हुआ है, मींस दैट इज द हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड है तो ये स्टेबल है। इसे चेक करते हैं 1s2 2s2 8 है, 4 यहां गए, 2p4 हो गए 8। 2p4 को देखते हैं, ना ही आधा भरा हुआ है ना ही पूरा भरा हुआ है, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी इसमें थी। इसी वजह से नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। आप सेंटेंस में लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे जैसे बोरॉन बेरिलियम की तरह, पहले आप बताएंगे ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, स्मॉल एटॉमिक साइज है, इस वजह से, या न्यूक्लियर चार्ज ही बोल दें कि ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसके बावजूद भी नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन विच रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। फिर आप ये कॉन्फ़िगरेशन दें, ये सब देना पड़ेगा आपको, तब जाके ये एक्सप्लेन होगा। तो ये आपका था वेरिएशन। ये नाइट्रोजन नहीं, इसके नीचे फास्फोरस है, वो भी हाफ फिल्ड है, वो भी एक्सेप्शन है। इसी तरह से चलते रहते हैं। चलिए अब ग्रुप में पढ़ते हैं, वेरिएशन विद इन अ ग्रुप। वेरिएशन विद इन अ ग्रुप, ग्रुप हम लिख लेते हैं आगे भी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हमने पहला ग्रुप लिख लिया। ग्रुप में नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। अब नीचे जाने पर होता क्या क्या चेक कर लें। नीचे जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज बढ़ता है तो ये कहता है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ये कहता है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है कहता है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी।
तो देखो दो फैक्टर आपके कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, एक फैक्टर कह रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो ये दोनों मिलकर इसे कंपनसेट करते हैं। इस वजह से हम सीधा सीधा कहते हैं कि नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा जो बढ़े हुए न्यूक्लियर चार्ज को कंपनसेट करेगा। तो पहले हम सेंटेंसेस में लिख लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ये वाला सेंटेंस सबसे पहले आया। एक्सप्लेन करने के लिए तीन फैक्टर्स हमारे पास हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स। पहला इफेक्ट एटॉमिक साइज, दिस वन। ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो इसके हिसाब से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए, यही लिखा है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड डिक्रीजेस, शुड बी डिक्रीजेस या शुड डिक्रीजेस, ऐसे ही लिख लो। सेकंड है ग्रुप में नीचे जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, ये तो बढ़ा हुआ बता रहा है, वही लिखा है। न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीजेस। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड डिक्रीजेस। तो दो इफेक्ट कह रहे हैं डिक्रीज होगी और एक इफेक्ट कह रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। दो है तो दो की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो न्यूक्लियर चार्ज को कंपनसेट करते हैं, तो इन दो के हिसाब से आपका आंसर आता है। दो फैक्टर कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो कम होती है। देखिएगा आगे कंक्लूजन, कंक्लूजन में लिख लीजिएगा द कंबाइंड इफेक्ट of atomic size and screening effect more than compensates the effect of increased nuclear charge. As a result, ionization enthalpy decreases as we move down the group. यानी कि दोनों को इफेक्ट का कंबाइंड इफेक्ट जब आता है तो न्यूक्लियर चार्ज पीछे रह जाता है और उन दो के हिसाब से वर्क करती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब ग्रुप में नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। साइज के अपोजिट चलती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जहां जहां साइज बढ़ रहा होगा ये कम हो रहा होगा, जहां साइज बढ़ रहा होगा ये कम होगा, साइज घटेगा तो ये बढ़ेगी। तो ये थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हमने एक्सेप्शंस के साथ टोटल ऑर्डर पढ़ लिया कैसे कैसे है। अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको करने हैं, ये क्वेश्चन है जो आपको करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। 5 पार्ट हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी वाला एलिमेंट सबसे पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये वाला मार्क लगा हो, इधर ज्यादा इधर कम। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज के इसमें इतना ही पढ़ेंगे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी तक। नेक्स्ट टर्म पर थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।